In previous class, we were discuss about the dipole moment. कि dipole moment क्या होता है, polar and non-polar molecules क्या होते हैं. Dipole moment जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, फॉर्मूला इसका कल बताया था मैंने, चार्ज इनटू डिस्टेंस, जिसको आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कह सकते हो. दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपन क्या कह देंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को. तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था चार्ज इनटू डिस्टेंस. अब कोई कहता है कि सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको चार्ज गिवन होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगी, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली डायपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. अब बात करें कि डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो डायपोल मोमेंट में कल मैंने आपको बताया था कि आपको ऑर्डर देखना है CCl4, CHCl3, CH2Cl2 एंड CH3Cl में व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, क्या रहेगा. तो कल मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट अपन डिटरमाइन कैसे करेंगे, उनकी उसकी डायरेक्शन से. तो जैसे अपन बात कर रहे थे कल कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मींस इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका आपके पास डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है. तो CCl4, CHCl3, CH2Cl2 एंड CH3Cl में आपको डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर मैंने कहा था कि आप बताओगे. तो कैसे देखते हैं, आइए कि आपके पास आ गया CCl4, Cl, Cl, Cl एंड Cl. सेकंड आपके पास है CHCl3, Cl, Cl, Cl और आपके पास आ गया H. फिर CH2Cl, C, Cl, Cl, hydrogen and hydrogen. And last one is Cl, Cl, H. ये आपके पास. तो अगर मैं इसकी बात करूं CCl4 की, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है. यानी कि अगर अपन बात करें तो वो कहां से कहां तक रहेगी, वो कार्बन से क्लोरीन तक. यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो वो आपके पास कहां से, कार्बन से क्लोरीन तक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर. ये भी आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर. ये आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ. तो जो डायपोल की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के जो अपोजिट है, तो इसका जो डायपोल है वो आपके पास क्या रहेगा, 0. नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास आ गया CHCl3. CHCl3 में देखते हैं तो यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन और यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बन. बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन कार्बन. तो जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो कहाँ रहेगी, हाइड्रोजन से लेकर कार्बन की ओर. अगर इसमें बात करें नेक्स्ट में CH2Cl2 में, तो यहाँ डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स आपके पास क्या रहेगी, क्लोरीन. डायपोल की डायरेक्शन टूवर्ड्स क्या रहेगा, कार्बन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की ज्यादा होती है. कार्बन और हाइड्रोजन में देखेंगे तो आपके पास ये डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी कार्बन की ओर, टुवर्ड्स कार्बन, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन हाइड्रोजन. यहाँ देखें अगर आप, तो क्लोरीन की टुवर्ड्स, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ कार्बन की ओर. यहाँ आपके पास कहाँ रहेगा, कार्बन की ओर. और यहाँ देखोगे तो भी आपके पास कार्बन. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट. यहाँ बात करें तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन इससे ले रहा है, और ये दोनों क्लोरीन भी इससे ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम. यहाँ अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन इसको दे रहा है और ये क्लोरीन इससे ले रहा है, ये हाइड्रोजन इसको दे रहा है, क्लोरीन इससे ले रहा है. अब यहाँ बात करते हो तो इस लास्ट में यानी कि CH3Cl की मैं अगर बात करूं, तो CH3Cl में तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की है ना, वो सारी की सारी
एक ही डायरेक्शन में है, ये भी आपके पास ऊपर की तरफ और यहाँ पे भी आपके पास कहाँ जा रहे हैं क्लोरीन की, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे क्या रहेगा ज्यादा। फिर किसका हो जाएगा आपके पास CH2Cl2 का, डायरेक्शन देखिए एक ही डायरेक्शन है लगभग सबकी, तो यहाँ पे CH2Cl2 का, फिर CHCl3 का, और सबसे कम किसका होगा आपके पास CCl4 का। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, CH3Cl सबसे ज्यादा, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3, और सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा CCl4। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन द हैलाइड्स ऑफ कार्बन, है ना। इनको कहते हैं टेट्रा हैलाइड्स, इनको कहते हैं ट्राई हैलाइड्स, इनको कहते हैं डाई हैलाइड्स, और इसको आप क्या कहते हो मोनोहैलाइड, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेलोजन एटम है, यहाँ पे 2 हेलोजन एटम्स है, यहाँ 3 है, और यहाँ आपके पास कितने हैं 4 हेलोजन एटम्स। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपके पास कोई बेंट मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ बेंट मॉलिक्यूल, बेंट मॉलिक्यूल का मीनिंग आपको पता है कि क्या होता है बेंट मॉलिक्यूल, जैसे आपके पास वाटर की स्ट्रक्चर रहती है, वी शेप हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाती है डिस्टोर्टेड हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे बेंट मॉलिक्यूल। कि आपको कहते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इन H2O, in H2S, in H2SE and in H2TE, what will be correct order of dipole moment। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हो तो डायपोल मोमेंट भी क्या होता है इंक्रीज। तो आपको यहाँ देखना है कि जो आपके पास सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सेलेनियम है, और यहाँ पे आपके पास टेल्यूरियम है। तो अपने को पता है कि टॉप टू बॉटम आएंगे, तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज, तो डायपोल मोमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट H2O का, फिर आपके पास H2S का, फिर H2SE का, और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास H2TE का। तो कोई भी बेंट मॉलिक्यूल आ जाए या कोई पिरामिडिकल आ जाए, जैसे आपके पास आ गया NH3 एंड PH3, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा आपके पास NH3 का, बिकॉज इन NH3 द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन एंड इन PH3 द सेंट्रल एटम इज फॉस्फोरस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा रहती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नाइट्रोजन की ज्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। तो ये सारा डायपोल मोमेंट के बारे में था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपको गिवन होगी, चार्ज की बात करें अगर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम आपके पास चार्ज रहता है, तो आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो आपके पास क्या होती है डिबाई। डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो आपके पास क्या रहेगी डिबाई रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट की क्या क्या एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट की, तो देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, सबसे फर्स्ट आती है, सबसे पहले आती है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है कि नहीं है, तो उसको उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पे। कि सर कैसे, तो देखिएगा वो कंपाउंड्स जिसके लिए आपके पास म्यू इक्वल्स टू 0 है, म्यू इक्वल्स टू 0 है, वो सारे के सारे कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, इसकी पोलैरिटी नहीं होती है, सारे के सारे क्या रहेंगे नॉन पोलर। और वो कंपाउंड जिसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो वो सारे के सारे कंपाउंड क्या रहेंगे पोलर रहेंगे। कि सर हमारे क्या यूज में आएंगे ये, हमारे क्या यूज में आएंगे, तो सबसे बड़ा यूज इसका केमिस्ट्री में क्या आ जाता है कि मैंने आपको जब आयोनिक बॉन्ड अपन एक्सप्लेन कर रहे थे
तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था किसके बारे में, मैंने आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में एक्सप्लेन करा था कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट है वो पोलर है और नॉन पोलर है? कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि केरोसिन, तो वो क्या रहेगा आपके पास नॉन पोलर। तो अगर आप NaCl को केरोसिन में या बेंजीन में या फिर टोलुइन में मिक्स करोगे तो मिक्स करने पे वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज NaCl जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड उसी में ही डिसॉल्व होंगे जो आपके पास जब सॉल्वेंट जो है वो पोलर हो। और पोलर कब होंगे? जब उसका म्यू है वो आपके पास यानी कि डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं हो, तो वो सॉल्वेंट क्या रहेंगे आपके पास? पोलर। कि मैंने कह दिया कि मेरे पास CO2 है, इट इज पोलर और नॉन पोलर, तो आप कहोगे कि सर इसके लिए अगर अपन बात करें तो ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है और इसका जो डायपोल की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन रहती है, तो इसके लिए जो म्यू है वो आपके पास क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब कोई पोलर सॉल्वेंट आ गया, मैंने कहा H2O है, तो H2O क्या रहेगा कि सर H2O है तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो वो आपके पास क्या रहेगा? पोलर होगा। तो अगर कोई भी कंपाउंड जिसके लिए डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू की वैल्यू जीरो है वो क्या रहेंगे? नॉन पोलर। और नॉन पोलर जो है उसमें जो ऑर्गेनिक सोल्यूट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं या फिर इसको आप कोवेलेंट कंपाउंड कह देते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड सारे के सारे नॉन पोलर में क्या रहते हैं? सॉल्युबल होते हैं। अब बात करें पोलर की, तो पोलर में कौन होंगे कि सर पोलर में जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का कैसे बताएंगे वो मैंने आपको कह दिया कि मैंने कहा कि मेरे पास XeF4 है, इट इज पोलर और नॉन पोलर। XeF4 इट इज पोलर और नॉन पोलर। मेरे पास XeF4 है, ये पोलर है कि नॉन पोलर? तो आप कहोगे सर इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। मैंने कहा आइए देख ले ज्योमेट्री। आपके पास Xe आ गया, आपके पास फ्लोरीन आ गया, आपके पास फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी, तो इसका म्यू आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो। तो इट इज ए नॉन पोलर कंपाउंड क्योंकि इसका म्यू आपके पास क्या आ गया? जीरो। क्योंकि जिनोन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डायरेक्शन में जाएंगे? टुवर्ड्स फ्लोरीन। यहाँ लोन पेयर है, ये एटम। मैंने कल बताया था कि एटम और लोन पेयर आ जाए तो जो डायरेक्शन रहेगी वो टुवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी। तो ये टुवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टुवर्ड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मैच से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इसका म्यू आपके पास क्या रहेगा? जीरो। तो XeF4 एक आपके पास नॉन पोलर है बिकॉज ये क्या है? इसका म्यू जो है वो जीरो। मैंने कह दिया आपके पास SF4 आ गया, तो SF4 की ज्योमेट्री देखोगे कि आपके पास क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि इट इज वेदर पोलर और नॉन पोलर। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी। सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिएगा सेकंड। Second application to determine percentage S character, sorry, percentage ionic character. To determine percentage ionic character, कोई भी आपके पास कंपाउंड हो उसके आयोनिक कैरेक्टर को अगर डिटरमाइन करना हो तो उसके लिए भी आप किसका यूज करते हो? डायपोल मोमेंट का। कि सर कैसे? तो उसके लिए फॉर्मूला आता है म्यू इक्वल्स टू, सॉरी, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू theoretical multiply by 100।
इससे आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी आपको कंपाउंड गिवन हो उसमें। इसमें क्या रहेगा इस टाइप के न्यूमेरिकल में, म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू थ्योरेटिकल, है ना। एक आपके पास म्यू गिवन होगा, सेकंड के लिए आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और आपको क्या है चार्ज की वैल्यू गिवन होगी, तो दोनों म्यू आपके पास आ जाएंगे, ऑब्जर्व भी आ जाएगा, थ्योरेटिकल भी आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे। तो किसी भी कंपाउंड के जो आयोनिक कैरेक्टर है उसको डिटरमाइन करने के लिए अपन डायपोल मोमेंट का भी यूज करते हैं, है ना। अगर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो कल भी मैंने बताया था वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, वो आयोनिक बॉन्ड। अब ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर हो जाती है, तो उससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में कितने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होंगे। तो एक परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला पीरियोडिक टेबल में था। एक परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए वो एक और फॉर्मूला जाता है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या जाता है 100। ठीक है ना। सेकंड थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं अपन। सिस ट्रांस आइसोमर। ये जो सिस ट्रांस आइसोमर है इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो अपन ऑर्गेनिक में करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना टॉपिक अभी चल रहा है आईयूपीएसी, और आईयूपीएसी के बाद अपन पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, वहां पे आएगा सिस ट्रांस आइसोमर। तो सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो क्या होते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर सेम टाइप ऑफ ग्रुप एक ही डायरेक्शन में हो तो उस आइसोमर को अपन सिस कह देते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप एक साइड में हो तो उसको आप क्या कह देते हो, ट्रांस आइसोमर के। सर कैसे, तो देखिएगा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके पास है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपके पास Cl आ गया, यहाँ पे आपके पास Cl आ गया, यहाँ पे आपके पास H आ गया, यहाँ पे आपके पास H आ गया। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के इस साइड, दोनों कार्बन एटम में देखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के इस साइड आपके पास सेम टाइप ऑफ ग्रुप है, कौन से बॉन्डेड है कि सर क्लोरीन, और इस साइड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो ऐसे आइसोमर को अपन कौन सा आइसोमर कहते हैं, सिस आइसोमर कहते हैं। कौन सा आइसोमर कहते हैं, सिस। सिस आइसोमर क्या होता है कि व्हेन सेम टाइप ऑफ groups are present at same side of the double bonded carbon atoms known as cis isomer। सेकंड आपके पास आते हैं ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपके पास Cl आ गया, यहाँ पे आपके पास Cl, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। तो इसको अपन कौन सा आइसोमर कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। ये सिस आइसोमर और यहाँ ट्रांस आइसोमर। अब सिस और ट्रांस आइसोमर में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो अपन कैसे करेंगे कि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हैं, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, तो डायरेक्शन आपके पास ये आ जाएगी। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन रहेगी बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। यहाँ पे भी डायरेक्शन आपके पास क्या रहेगी, ये बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी डायरेक्शन आपके पास ये रहेगी बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन चल रही है। यहाँ देखिएगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सारी एक ही डायरेक्शन है, हाइड्रोजन कार्बन को दे रहा है, कार्बन क्लोरीन को दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर आप देखोगे हाइड्रोजन कार्बन को दे रहा है, कार्बन क्लोरीन को दे रहा है, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन को दे रहा है और ले किससे रहा है, हाइड्रोजन से। तो डायपोल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। एक आपके पास अगर ऐसे चल रहा है तो नीचे जस्ट पैरेलल बट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ देखेंगे एक अगर आपके पास ऐसे चल रहा है तो जो नीचे वाला डायपोल है उसकी डायरेक्शन भी पैरेलल और सेम डायरेक्शन में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि म्यू सिस जो है वो ग्रेटर होता है किससे, म्यू ट्रांस।
म्यू सिस जो है वो आपके पास ग्रेटर होगा किससे, म्यू ट्रांस से। सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये ध्यान में रखना है, सिंगल बॉन्ड वाले सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो तो उसके सेम साइड में सेम ग्रुप बॉन्डेड हो तो उसको आप सिस कह देते हो, और अगर सेम साइड में अपोजिट ग्रुप अलग अलग यानी कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप बॉन्डेड हो तो उसको आप क्या कह देते हो, ट्रांस कह देते हो। तो जनरली क्या रहता है कि डायपोल मोमेंट जो सिस आइसोमर का है वो ग्रेटर देन होता है किससे, ट्रांस आइसोमर से। सिस आइसोमर का जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो ट्रांस आइसोमर से हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब कुछ कभी कभी कंडीशन अलग आ जाती है, देखिएगा फिर कंडीशन क्या रहती है। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए जल्दी। इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है सिस ट्रांस आइसोमर में तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। यहाँ पे जो सिस ट्रांस आइसोमर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो दोनों ग्रुप बॉन्डेड है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मीनिंग क्या होता है कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो आपके पास कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। यहाँ ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कारण इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल एक और देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन CH3, क्लोरीन CH3, हाइड्रोजन, ऐसे आ जाए आपके पास सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन, ये भी एक सिस आइसोमर होगा। अपन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये आपके पास सिस रहेगा और ये आपके पास क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा। अब ये तो जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब इसका डायपोल मोमेंट देखते हैं। ये आपके पास कौन सा आइसोमर, सिस, ये आपके पास कौन सा आइसोमर, ट्रांस। आप देखोगे डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्योंकि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। इसमें बात करें अगर ट्रांस में, तो ट्रांस में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन जो है डायपोल की वो एक ही डायरेक्शन है, यहां पे भी डायरेक्शन ये है, यहां पे भी डायरेक्शन ये है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, म्यू ट्रांस जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, म्यू सिस। अगर आपके पास दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो, दो डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, यानी कि एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस के डायपोल मोमेंट से ज्यादा हो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग म्यू सिस जो है वो ज्यादा था किससे, म्यू ट्रांस से। यहाँ पे क्या आ रहा है, दो डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डायपोल की डायरेक्शन आपके पास जस्ट अपोजिट आ जाती है। यहाँ पे देखें तो डायपोल की जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, सेम। तो डायपोल की डायरेक्शन अगर सेम रह रही है तो आपके पास उसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो इस कंडीशन में जो ट्रांस आइसोमर है उसका डायपोल मोमेंट मोर देन किससे होता है, सिस आइसोमर से होता है। ओके, तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी आपके पास। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास ये कंपाउंड आ जाए, ये बेंजीन है, यहाँ पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं XY,
यहाँ पे आपके पास भी एक्स वाई, यहाँ पे भी आपके पास एक्स वाई। ये जो आइसोमर है इसको कहते हैं ऑर्थो। इस x को कांस्टेंट रखते हुए y की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। एक बार तो y यहाँ आ रहा है, एक बार y यहाँ आ रहा है और एक बार y यहाँ आ रहा है। अगर मैं ऐसे बात करूं तो एक बार y की पोजीशन जो है 2 पर है, एक बार y की पोजीशन 3 पर है और एक बार y की पोजीशन क्या है 4 पर है। तो एक तो आपके पास होता है ऑर्थो, जब आपके पास यहाँ और यहाँ अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो आपके पास कौन सा होगा, ऑर्थो। अब अगर ग्रुप यहाँ और यहाँ प्रेजेंट हो तो उसको अपन कहते हैं मेटा, उसको अपन कहते हैं मेटा। और अगर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसको अपन कहते हैं पैरा। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl और यहां Cl। आपको कह दिया कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ऑर्थो वाले का, पैरा वाले का और मेटा वाले का। आप ये बताइए कि विच वन हैज मोर डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो उस समय जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो अपन देखेंगे म्यू रिजल्टेंट। म्यू रिजल्टेंट क्या होता है देखिएगा, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कोस थीटा, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये म्यू वन है, ये आपके पास म्यू टू है, तो यहाँ आपके पास क्या होगा, म्यू रिजल्टेंट होगा। तो म्यू रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो उससे आप क्या पता कर पाओगे कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका डायपोल मोमेंट कम। कि जैसे आपके पास म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। तो यानी कि जो म्यू रिजल्टेंट है वो जनरली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा cos थीटा पे। वो डिपेंड किस पे करेगा, cos थीटा पे। सर कैसे देखेगा कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, अगर अपन देखें तो 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है आपके पास, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है और या आपके पास क्या हो सकता है 180 डिग्री। अब cos थीटा की वैल्यू देखें तो cos थीटा आ रहा है अगर आपके पास यहाँ पे, तो उसमें अपन देखेंगे कि cos 0 डिग्री हो उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 1 रहती है। cos 90 डिग्री हो उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहती है, 0 रहती है। और 180 डिग्री हो तो आपके पास cos थीटा की यानी कि cos 180 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी रहती है, -1। इनकी जो वैल्यू रहेगी वो 1 to 0 के बीच में रहेगी, है ना। और 180 डिग्री की जो है वो वैल्यू आपके पास क्या है, -1। यानी कि एक चीज यहां देखें अगर अपन कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, वैसे वैसे मैं अगर बात करूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये पहले 1 था, 90 पे आपके पास क्या हो गया 0, 180 पे आपके पास क्या हो गया माइनस। यानी कि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे म्यू की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज हो जाएगी। तो और आप डायपोल मोमेंट का इजीली क्या कर पाओगे, ऑर्डर निकाल पाओगे। तो यहां देखिएगा, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डायपोल की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, यहाँ। ये आपके पास डायपोल की डायरेक्शन, ये आपके पास क्या रहेगी, डायपोल की डायरेक्शन। इसके लिए मैं अगर बात करूं तो डायपोल की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, एक ऐसे, और एक डायपोल की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, ऐसे। और इसके लिए मैं अगर बात करूं तो डायपोल की डायरेक्शन ये और यहाँ पे डायपोल की डायरेक्शन ये। तो मैं अगर एंगल की बात करूं कि इसके लिए आप एंगल देखो, इसके लिए अगर आप एंगल देखो और इसके लिए अगर आप एंगल देखो, तो ये जो एंगल है वो आपके पास लेस देन क्या रहेगा, 90 डिग्री। पता चल रहा होगा एंगल को, 90 डिग्री में आपके पास ऐसा रहता है।
तो ये आपके पास एंगल क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो उसकी जगह अगर थीटा देखें डाइपोल की, कि एक ऐसे है और एक आपके पास ऐसे है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 90 डिग्री। और इसके लिए मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 180 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, 180 डिग्री, बिकॉज डाइपोल की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ और ये आपके पास कहाँ है, नीचे की तरफ। कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो है डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है यानी कि ऑर्थो वाला, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका होगा आपके पास, पैरा वाले का। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। पैरा वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, बिकॉज दोनों डाइपोल मोमेंट कैसे आ रहे हैं, एक आपके पास इस डायरेक्शन में है और सेकंड आपके पास इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखोगे तो वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का है, यानी कि उसके लिए वैल्यू जो है वो कितनी रह जाएगी, -1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब cos 0 डिग्री यानी कि एंगल आपके पास 0 डिग्री हो, तो उस समय म्यू की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, और जब 180 डिग्री हो तो म्यू की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, मिनिमम रहेगी। 0 डिग्री यानी कि एंगल आपके पास 0 डिग्री है बिटवीन द टू डाइपोल, तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम। और अगर वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 180 डिग्री, यानी कि वो क्या हो जाएगा, -1, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मिनिमम। तो ये जो एग्जांपल था ये किसके लिए था, जब बोथ आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले, तो आपको एंगल देखना है, इसमें एंगल देखिए, इसमें एंगल देखिए और इसमें एंगल देखिए, कि जैसे जैसे ऑर्थो से पैरा की ओर आते हैं, एंगल जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। और अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस म्यू की वैल्यू आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ CH3, यहाँ NO2, यहाँ CH3, NO2। CH3 और NO2। यहाँ पे जो CH3 है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जो आपके पास NO2 है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो इसमें कैसे देखेंगे, तो आपको देखना क्या है, आपको एंगल देखना है कि एंगल किसका ज्यादा है, किसका एंगल कम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इसकी, तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो CH3 के लिए डायरेक्शन कौन सी रहेगी आपके पास, ये वाली। और NO2 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो NO2 के लिए जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या रहेगी, ऐसे। जैसे अगर इसको डायग्राम में नीचे में डायग्राम शो करूं डायपोल के डायरेक्शन का, तो वो डायरेक्शन कैसे रहेगी, ये CH3 की, और ये आपके पास किसकी रहेगी, ये आपके पास रहेगी NO2। ये फर्स्ट के लिए यानी कि ऑर्थो के लिए। नेक्स्ट के लिए बात करें, CH3 की डायरेक्शन ये वाली, CH3 के लिए डायरेक्शन ये वाली, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। NO2 के लिए डायरेक्शन देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी ये वाली, ये NO2 की डायरेक्शन आ गई। अब इसके लिए बात करें, CH3 की डायरेक्शन ये, और NO2 की भी डायरेक्शन आपके पास क्या रहेगा, इसके जस्ट ऊपर पैरेलल में रहेगा। यानी कि CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, NO2 इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डायरेक्शन क्या रह रही है आपके पास से, ऐसे चल रहा है पैरेलल, यानी कि एंगल आपके पास इनके बीच में जो बनेगा वो 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री। तो मैंने कहा जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा
म्यू की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में मैं अगर बात करूं तो पैरा वाले का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा और ऑर्थो वाले का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। पैरा वाले का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा और ऑर्थो वाले का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या रीजन रहेगा। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इससे आगे डायपोल मोमेंट से आगे अपन एमओटी पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।